हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज हम लेकर के आए हैं एक नई वीडियो भूगोल विषय के अंतर्गत। और हमारा इससे पीछे जो हमने क्लास ली थी वो शैल या चट्टान के बारे में ली थी। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है अंतर्जात बल। क्या नाम है? अंतर्जात बल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतर्जात बल होता क्या है? तो दोस्तों आप देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पर कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पर मैदान मिलेगा, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर भ्रंश घाटियां मिलेंगी। तो अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। तो ये जो आकृतियां हैं, इनके बनने में इन अंतर्जात बलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, वास्तव में न केवल अंतर्जात बल, देखो हमारा जो पृथ्वी का पटल है, ऊपरी पटल, तो ये सब जगह एक सा तो है नहीं। कहीं इसमें खंडे हैं, कहीं इसमें पर्वत हैं, पठार हैं, कहीं घाटियां हैं। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, दो तरह के बल काम करते हैं। एक अंतर्जात बल होता है और एक बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात बल तो वो है जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें गति कर रही हैं, है ना। एक दुर्बलता मंडल है ना, दुर्बलता मंडल जिसमें जिसमें आपका मैग्मा पाया जाता है, उसके ऊपर हमारी चट्टानें तैर रही हैं, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम चलते हैं, ये तैर रही हैं। और जब ये तैर रही हैं तो ये आपस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में टकराती है, इनमें तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारी पृथ्वी के पटल पर परिवर्तनकारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और वे परिवर्तन ही पहाड़ों के रूप में, घाटियों के रूप में हमको दिखते हैं। तो वास्तव में दो तरह के बल काम करते हैं, एक अंतर्जात बल होता है और एक बहिर्जात बल होता है। बहिर्जात बल में कौन कौन से आते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं। जैसे जो पृथ्वी के बाहर ऊपर, जैसे पवन, जैसे बहता जल, है ना, तो ये बहिर्जात बल होते हैं। अंतर्जात बल में जो हमारी पृथ्वी के गर्भ में उत्पन्न होते हैं बल, जैसे प्लेटों की गति से उत्पन्न तनाव, है ना, जिसे हम वलन कहते हैं, भ्रंशन, भूकंप, ज्वालामुखी, ये इस प्रकार के हमारे होते हैं अंतर्जात बल। तो आज हम अंतर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो एक लाइन में, अंतर्जात बल किसे कहते हैं? ऐसे बल जो भू प्रॉपर्टी के नीचे या पृथ्वी के गर्भ में, है ना, पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के पटल पर परिवर्तनकारी शक्तियों को प्रेरित करते हैं या परिवर्तन, पृथ्वी के पटल पर परिवर्तन लाते हैं, उनको हम अंतर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम अंतर्जात बल कहते हैं। तो अंतर्जात बल के अगर प्रकार के बारे में बात की जाए, कितने प्रकार का होता है? दीर्घ दो प्रकार का होता है। एक होता है आकस्मिक बल, आकस्मिक अंतर्जात बल। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आकस्मिक अंतर्जात बल। दूसरा होता है एक दीर्घकालिक अंतर्जात बल। ठीक है, इसके इनके बारे में लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है, हर चीज की हम डेफिनेशन नहीं लिख सकते, केवल समझना। आकस्मिक नाम से आप समझ रहे होंगे कि ऐसे बल जो अचानक से आ जाते हैं, है ना, पृथ्वी के गर्भ में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, वे होते हैं आकस्मिक बल। और दीर्घकालिक बल, जिनका हमें आभास भी नहीं होता, धीरे धीरे होते हैं, वो होते हैं हमारे दीर्घकालिक बल। तो आकस्मिक बल में कौन कौन से हैं? तो आकस्मिक बल में तीन है। एक भूकंप, एक ज्वालामुखी और एक भूस्खलन। भूस्खलन, ये हो गए हमारे आकस्मिक बल। इनके हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अब दीर्घकालिक बल में आइए। तो दीर्घकालिक बल में दो हैं। एक है महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। इसी को हम क्षैतिज बल भी कह देते हैं, सॉरी लंबवत। इसी को हम, मैं समझाऊंगा ये आपको, लंबवत
बल भी कह देते हैं। ठीक है, और एक इधर आता है पर्वत निर्माणकारी बल। इसको आप बना लीजिएगा चार्ट को ऐसे ही, इसको हम क्षैतिज बल कह देते हैं, क्षैतिज बल। ठीक है दोस्तों, इसके भी दो प्रकार हैं। ऊपरी मुख बल और अभिमुख बल, इसके भी दो प्रकार हैं, एक वलन और एक भ्रंशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैंने बताया आपको अलग टॉपिक, दीर्घकालिक बल, दीर्घकालिक अंतर्जात बल, जिसको जो ऐसे बल जो पृथ्वी के पटल पर बहुत अधिक समय में परिवर्तन लाते हैं, दीर्घकालिक अंतर्जात बल कहलाते हैं। दीर्घ माने होता बड़ा, बहुत लंबा समय, कालिक माने समय। ठीक है, बहुत बड़े समय में। तो उसमें कौन कौन से? दो, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, ऐसे बल जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, महाद्वीपों में हालांकि पर्वत भी आ जाते हैं, सही। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल जिनसे महाद्वीपों का निर्माण, जमीन पटल का, नए पटल का निर्माण होता है, तो ऐसे बलों को महाद्वीपीय निर्माणकारी बल या लंबवत बल, इसको ब्रैकेट में लिख लेना आप, लंबवत बल कहते हैं। इसको ही समझ लीजिए। इसके भी दो पार्ट हैं लंबवत बल के, ऊपरी मुख बल और अभिमुख बल। लंबवत बल का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे समझिएगा आप, ये वर्टिकल होता है क्षैतिज ऐसे। ठीक है, तो लंबवत बल क्या है? कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जो हमारी भूमि है, जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, अब ये सिरा इसका ऊपर को उठ गया, तो ये तो हो गया ऊपरी मुख, जो ऊपर को उठा, ऊपरी मुख बल। अभिमुख क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का पटल है और इसका ये सिरा नीचे को बैठ गया ऐसे, ये होता है अभिमुखी बल। ठीक है, ऊपरी मुख बल और अभिमुख बल। इसका उदाहरण यदि आपको देखना है, ऊपरी मुख बल का उदाहरण यदि आपको देखना है या अभिमुखी बल का, दोनों एक ही है। ऊपर को उठेगा तो ऊपरी मुख बल और जमीन नीचे को बैठेगी तो अभिमुखी बल। वास्तव में दोनों है एक ही चीज, लेकिन जमीन कहीं कहीं, अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ जमीन नीचे को धंस गई, हम ऊपर को तो उठी नहीं, तो वो हो गया अभिमुखी बल। और मान लीजिए अभी हम यहाँ खड़े हैं और ये जमीन ऊपर को उठ गई, तो वो नीचे को तो धंसी नहीं है, तो ये हो गया ऊपरी मुख बल, है ना। तो इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण ये है आपका कच्छ, भारत में ही पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ का रण आप जानते होंगे, वैसे तो नहीं जानते तो आप 1 मिनट में मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो ये यहाँ पे है कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ का रण, यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, ये सब लोकेट करने के लिए ये भी आता है, ये सब जो शब्द बोल रहे हैं क्वेश्चन है। ये खंबात की खाड़ी होती है, ये कच्छ की, यहीं पे कच्छ का रण है। तो कच्छ के रण की, यहाँ पे कच्छ के रण के आसपास आसपास 24 किलोमीटर लंबी उत्थित भूमि, उत्थित भूमि, उठी हुई भूमि है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभिमुखी बल जहां पे जमीन नीचे धसी हुई है, तो मुंबई में एक एरिया, वहां पे डॉकयार्ड है कुछ करके, मैं आपको बताता हूँ। प्रिंस डॉकयार्ड मुंबई के आसपास, प्रिंस मुंबई के आसपास, मुंबई के आसपास प्रिंस डॉकयार्ड, मैं बोल रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, प्रिंस डॉकयार्ड, प्रिंस डॉकयार्ड। ठीक है, वहां की भूमि थोड़ी जलमग्न है और वहां पेड़ है,
तो इसका मतलब यह है कि वो समतल से थोड़ी नीचे है, तभी तो वहां जलमग्न है। और वो लेकिन पेड़ है उसमें तो वहां नीचे जमीन है, तो जमीन धसी हुई है। तो ये है आपका, ठीक है। उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, वलन और भ्रंशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा। यदि ये आपने समझ लिया है तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे वलन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? वलन। वलन को ही तनाव कहते हैं, ठीक है। संपीड़न भी कह सकते हो, दबाव क्या है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों कभी कभी मैं पहले आपको समझा रहा हूं, आप अभी लिखना मत। होता क्या है कि हमारी जो चट्टानें हैं दो प्रकार से गति करती हैं। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी, वैसे तो तीन प्रकार से करती हैं। एक अभिसारी, आपको याद होगा, अभिसारी गति। एक अपसारी गति, ठीक है। और एक समांतर गति। समांतर गति। अभिसारी गति में क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक विपरीत दिशाओं में, ठीक है। अभिसारी गति ये है, एक ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, या एक दूसरे की, ठीक है। और समांतर गति ये इधर को जा रही है तो ये भी इधर को, या ये इधर को आ रही है तो ये भी इधर को, एक दूसरे के ऊपर नीचे गति कर रही है। तो ये है, यहाँ पे एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, यहाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दिशा अलग अलग है, यह होती है। तो इन गतियों के फलस्वरूप, ये गति काय की गति है, जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटें भी आपको पढ़ाया हुआ है टॉपिक, आप पिछली वीडियोस में जाके देखिए। जैसे एशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है ना, छोटी प्लेटें भी है, मेडागास्कर प्लेट है, श्रीलंकन प्लेट है, मतलब इस तरीके से, सही। तो ये प्लेटें गति कर रही हैं और ये कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं। तो उनके टकराने से ही, है ना, इनके टकराने से ही कभी कभी हमारी चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? मोड़। कैसे? मतलब ये है, अब यहाँ चट्टान एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये टकराई, तो जब ये टकराई तो यहाँ की भूमि ऊपर उठी, है ना, इस प्रकार से, और उठ गई, फिर इस प्रकार से ऐसे उठती चली जाती हैं। तो जो यही तो वलन होता है। वलन का मतलब होता है वास्तव में मोड़। क्या होता है? मोड़। ये समान तल है, लेकिन जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां उत्पन्न हुई तो इस समतल में उत्पन्न हुआ और ये ऐसे हो गया, है ना, कोई बीच का भाग उठ गया। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो कहलाता है अपनति। अभी लिखना मत कुछ भी। और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है वो कहलाता है अभिनति, ठीक है। अभी लिखना मत, केवल समझते रहो। तो ये हो गया आपका। अब तो ये इसका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अपनति क्या है, अभिनति क्या है। तो ये वलन के दो भाग हैं, पार्ट है, आप ये समझ सकते हैं, है ना, वलन के। तो अब हम समझ, इसमें आप लिखिए, वलन में आप लिखिए, अब मैं बोल देता हूं, लिखें। सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे, सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण फिर सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की परतों के मुड़ने की क्रिया को वलयन या वलन कहते
हैं। ठीक है, नई लाइन से लिखो। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति। आप चित्र भी बना लेना, बाद में बना लेना, पहले लिखते रहो। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति एवं नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। फिर ये चित्र बना लेना आप, ठीक है, अभिनति कहा जाता है। दोस्तों आपका ये समझ लेना, वलन के कारण ही हमारे हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। जहां देखो, जो ये अंतर्जात जो बल हैं या बहिर्जात जो बल हैं, हमारी पृथ्वी सदैव ऐसी एक सी नहीं थी जैसी आज है, जिस दशा में है। इसमें परिवर्तन होते रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। हो सकता है आज जहां मैं खड़ा हूं यहाँ का भी समुद्र बन जाए, आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पर कभी टैथिस सागर था। तो ये परिवर्तन होना तो प्रकृति का नियम है, होते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो वलन का हो गया है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था, वलन के कारण ही हिमालय पर्वत बना है, ऐसे, है ना। वलन तो ये सब वलन ही है। तो हिमालय पर्वत ऐसे ही तो है बना हुआ, मोड़दार पर्वत जिसको हम बोलते हैं, मोड़दार पर्वत। ठीक है, और ये वलन का मतलब भी मोड़ ही होता है। इन्हीं को हम वलित पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत। और ये नए पर्वत हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत यही है। बहुत सारे मोड़दार पर्वत हैं, पर्वत का भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लिख लेंगे। कुछ अभी भी मैं लिखवा देता हूँ आपको, अगर मिल जाते हैं तो। लिख लो, चलो मैं कुछ बोल देता हूँ आपको। वलन के उदाहरण, वलन के उदाहरण हेडिंग डालना है आपको और फिर लिखना है। सबसे पहले तो अपना ही लिख लो। देखो, भारत का हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। दूसरा, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। तीसरा लिखो, ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत। आगे लिखो, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग, ये क्वेश्चन में भी आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत या श्रेणियां, पर्वत श्रेणी। देखो, ये ऐसे भी आ जाता है, पेनाइन पर्वत कहाँ है, ब्रिटेन में, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में। जूरा पर्वत कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे, है ना। आगे लिखो, पाकिस्तान का कालचित्ता
पर्वत, है ना। तो ये आपके हो चुके हैं वलन, सही। वैसे तो वलन के प्रकार भी होते हैं, लेकिन देखो इतना डीपली नहीं आएगा। फिर तो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो किताबें पढ़ेंगे, किताबों में तो आपको इतनी नॉलेज हो ही जाएगी। ये समझ लो ये इतना है कि पीसीएस से भी ऊपर लेवल है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखें। चलिए ये हो चुका है आपका। अब आप डालेंगे भ्रंशन, दूसरा हेडिंग भ्रंशन। भ्रंशन, तो भ्रंशन क्या होता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है, जैसे ये हमारा पृथ्वी का तल है, समतल है, तो होता क्या है कभी कभी ये जमीन का नीचला हिस्सा धंस जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे भी देखा होगा कि ये धरती का कोई टुकड़ा है ना, और दरारें खिल जाती हैं, बीच में दरारें, जमीन में कहीं दरारें, धरती फट गई, ये सब भ्रंशन के ही पार्ट होते हैं, जमीन का धंसना, दरारें खिलना, है ना। तो ये आप ध्यान देंगे। और चाहे वलन था चाहे भ्रंशन था, ये क्षैतिज, जब मैंने अब बताया था क्षैतिज ये वाला होता है और लंबवत ये वाला होता है। तो ऊपरी मुख अभिमुख तो मैं पहले बता चुका हूँ। क्षैतिज वलन से पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। क्षैतिज बल क्या होते हैं? जब बल इस तरीके से एक दूसरे की दिशा में या एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम करते हैं, है ना, तो तब होता है ये क्षैतिज बल होता है, और इसी के कारण वलन वलन होता है या विरंसन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में लिखें आप, बोल देता हूं मैं। लिखें, भ्रंश की उत्पत्ति, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज बलों के संचलन से होती है। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज बलों के संचलन से होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी जो स्थलाकृति आती है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके बारे में एक हेडिंग डालिए, भ्रंशन द्वारा, भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां लिखें इसके बारे में। तो कई सारी आकृतियां बनती हैं। सबसे पहला है आपका भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली। क्योंकि कभी कभी केवल रिफ्ट लिख देता है ऐसे, रिफ्ट, रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं ऐसे आ जाता है ना। तो लिखिए इसके बारे में, इसके बारे में ये समझ लीजिए आप, रिफ्ट घाटी के बारे में दो चीजें हैं, एक भ्रंश घाटी होता है, एक रैंप घाटी भी होता है, रैंप घाटी। दोनों को पढ़ाएंगे हम, पहले आप हेडिंग यही डालिए, दोनों को समझाएंगे। मान लीजिए ये हमारा समतल भाग है, यहाँ पे भी हमारा समतल भाग है। अब हुआ क्या,
ये इसमें साइड की जो दोनों रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, यहां से इधर है, ये तो ऐसे ही रहे, ये स्थलखंड ऐसे ही रहा, लेकिन ये भाग, बीच का भाग नीचे को धंस गया। मतलब इधर का भाग भी खड़ा है, इधर का भाग भी खड़ा है, लेकिन बीच का भाग धंसा नीचे को, तब जो घाटी बनती है वो बनती है भ्रंश घाटी। रैंप घाटी क्या होती है? रैंप घाटी में बीच का भाग तो ऐसे ही है, लेकिन साइडों के जो भाग हैं ये ऊपर उठ गए, ये ऊपर उठ गए, ठीक है। बीच का भाग तो ऐसे ही था, ये ऊपर उठे हैं। यहाँ पे साइडों के भाग ऐसे ही हैं, बीच का भाग धंसा है, बीच का भाग ऐसे ही है, साइडों के भाग ऊपर उठे हैं। ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ नीचे धंस रहा है, दोनों में अंतर समझ लेना। तो भ्रंशन घाटी क्या है, भ्रंश घाटी क्या है और रैंप घाटी क्या है, दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। आप इसमें लिख सकते हैं, भ्रंश घाटी में लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जब दो भ्रंश रेखाओं, ये वाली, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे को धंस जाता है तो उसे हम भ्रंश या रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो उसे हम भ्रंश या रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण यहां से आता है कि ये किस चीज का उदाहरण है, तो जर्मनी की राइन घाटी, यहाँ पे राइन नदी भी बहती है और ये कोयले के लिए फेमस है। जर्मनी की लेखा लगा लेना, राइन घाटी, ठीक है। अगला, जॉर्डन में जो मृत सागर है ना, वो भी एक भ्रंश घाटी में ही स्थित है, डेथ सी, मृत सागर। इसमें कोई, इसका जो ये बहुत खारा सागर है, इसमें कोई डूबता नहीं है, इतना खारा है, इसका घनत्व इतना अधिक है। आगे लिखो, अफ्रीका में न्यासा, रूडोल्फ और टाग्निका अल्बर्ट टांगनिका है, अल्बर्ट एवं एडवर्ड झीले भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ठीक है। इसको समझ लेना। ये तो आप वीडियो देख के भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये मैंने भारत का मैप बनाया है और इसमें आप समझेंगे, मैं ये साफ कर देता हूँ, ये तो पीछे आपने लिख लिया होगा। इसमें आपको समझना ये है, देखो
यहां से निकल रही है हमारी एक नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और एक इधर से बह रही है, ये भी इधर ही आसपास ही है, इसी के आसपास, ये है आपकी ताप्ती नदी, और इनके बीच में है एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। अब आप ध्यान से देखना, इसको समझना भाई, ये जो नदी है ये बहुत गहरी घाटी में बह रही है, और ये भी गहरी घाटी में बह रही है, जमीन के नीचे घाटी तो आप जानते हैं, और बीच में पर्वत है ये। तो आप सोचो, ये बीच में पर्वत, इधर गहरी घाटी में नदी बह रही है, इधर गहरी घाटी में नदी बह रही है, अर्थात बीच का भाग तो उठा हुआ है, और इधर घाटी और इधर घाटी, इसमें बह रही है नदी। ये अभी आगे आने वाला टॉपिक है, तो ये तो है भ्रंश पर्वत कह दो या बिलोक पर्वत कह दो, उसका उदाहरण ये अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। लेकिन मैंने ये बताया क्यों आपको, अब ये जो नर्मदी नदी बह रही है, इसके यहाँ पे और है एक श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी है, क्या नाम है उसका, विंध्याचल, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब सोचो, यहां पर्वत और यहां भी पर्वत, नीचे बीच में गहरी घाटी, अर्थात इधर का भाग ऊंचा, इधर का भाग ऊंचा, और बीच में गहरी घाटी है। अब बताओ बनी नहीं बनी ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी का उदाहरण, ठीक है। तो नर्मदा नदी की, और ये इधर भी फिर ऊंची वो हैं श्रेणियां, तो ये आप ध्यान रखोगे, नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये भ्रंश घाटियों का ही उदाहरण है। रैंप घाटी, रैंप घाटी के हेडिंग डाल के लिख लीजिए, इसके बारे में लिखें। रैंप घाटी के बारे में लिखे, मैं बोल रहा हूं आपको, लिखो, जब जब किसी स्थल खंड का बीच का भाग, किसी स्थल खंड का बीच का भाग ऐसे ही रह जाए, लेकिन लेकिन भ्रंश बीच के, लेकिन साइड के भाग ऊपर को उठ जाएं, किनारे, साइड की जगह लिख लेना किनारे, किनारों के भाग ऊपर को उठ जाएं, तो वह रैंप घाटी कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी इधर मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ऐसे बहती हुई असम में बहती हुई पश्चिम बंगाल में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैंप घाटी। आगे अब दो चीजें और पढ़नी है, एक आपको पढ़ना है भ्रंश पर्वत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिलोक पर्वत, और एक आपको पढ़ना है होस्ट पर्वत, होस्ट पर्वत। लिखो, पहला हेडिंग ये डालो आप, ये टॉपिक चल रहा है हमारा भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, दो भ्रंश हैं, भ्रंश ये एक भ्रंश ये है, एक भ्रंश ये है,
जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे, ये भाग यही है जिस साइड में धस गया है, तो तभी तो भ्रंश बना, इसलिए इनको भ्रंश बोल रहे हैं। तो जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, ये वाला, यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे को धंस जाएं, लिखो, एवं किनारे के स्तंभ नीचे को धंस जाएं, तो ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। तो ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण लिखो। अभी मैंने तुम्हें पीछे समझाया है, भारत में सतपुड़ा पर्वत ब्रैकेट में कर लेना, भारत, कोमा, और भी हैं कई सारे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसे पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना। ब्लैक, आगे लिखो, ब्लैक फॉरेस्ट, यह है आपका जर्मनी में, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। आगे लिखना है वास्जेज पर्वत, यह भी आपका जर्मनी में ही है, और दोनों के दोनों भ्रंश या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। यूएसए यानी अमेरिका का, यूएसए का सिएरा नेवादा पर्वत, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है, हाँ, ब्लॉक पर्वत का। और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये सब याद करने हैं आपको, देखो ये ग्रुप डी में भी, पीसीएस में भी, सब में आते हैं। पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये भी इसी में है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। नहीं, एक नोट बना के लिखेंगे, नोट। अब लिखो, अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत, अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। यह आपका हो गया भ्रंश पर्वत। अब होस्ट पर्वत क्या होता है? तो होस्ट पर्वत में देखो, यहाँ तो बीच का भाग ऐसी था, जैसे ये है, तो इसमें क्या होता है, बीच का भाग ऐसी था, लेकिन इसमें बीच का भाग ऊपर को धंस जाए, साइडों के किनारे तो ऐसे ही रहे, बीच का भाग ऊपर को उठ जाए, धंस जाए नहीं, सॉरी, ऊपर को उठ जाए। यहाँ बीच का भाग ऐसी था, ये नीचे किनारे नीचे को धसे थे, ठीक है, यहाँ बीच का ही भाग ऊपर उठ रहा है, किनारे ऐसे ही हैं, डिफरेंस समझ लेना। तो ये होस्ट पर्वत का उदाहरण कहलाता है। लिखिए इसके बारे में भी, जब दो भ्रंशों के किनारे यथावत रहें, ये तो ऐसे ही हैं, जब दो भ्रंशों के किनारे यथावत रहें, अर्थात ऐसे ही रहें, यथावत रहें, लेकिन बीच का भाग ऊपर को उठ जाए, होस्ट पर्वत कहलाता है, होस्ट पर्वत कहलाता है। होस्ट पर्वत कहलाता है। और इसका उदाहरण एकमात्र एक ही है, उदाहरण जर्मनी का होर्ज पर्वत, ठीक है, होर्ज ऐसे भी आप याद रखोगे। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था, सही, जर्मनी का होर्ज पर्वत, ये आपका हो चुका है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल में अभी टॉपिक रह रहे हैं हमारे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको अगली क्लास कौन सी कराऊंगा। तो मैं अगली क्लास आपको भूकंप और सुनामी के बारे में कराने वाला हूँ, सही है। मैं आपको अगली क्लास जो कराऊंगा अब भूकंप या सुनामी के ही कराऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, आप सभी मेहनत से पढ़ें, और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए और वीडियोस को शेयर करिए। धन्यवाद।